हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मजे में हैं, मस्त हैं, खुश हैं। चिराग, दीपक, प्रथम, वंदिता, मोनिका, अमन, रजत, वंदना, रुपेश, निखिल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कुलदीप, डिम्पल, अद्वन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हमारे को फाइनल अकाउंट्स के आरटीपी एमटीपी वाले सवाल डिस्कस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं बेटा, कोई 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 किसी से कोई नाराजगी वराजगी होती नहीं। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आओ जी शुरू करते हैं आज की क्लास फाइनल अकाउंट्स के साथ। फाइनल अकाउंट्स से शुरू करते हैं जी, फाइनल अकाउंट्स। चले जी शुरू करते हैं। फाइनल अकाउंट्स के हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक वाले तो टॉपिक्स कर लिए थे। आज हमें एक एक करके आरटीपी एमटीपी उठानी है जी। ठीक है जी। और आओ जी, सबसे पहले मैं सारी आरटीपी उठा रहा हूं। सबसे पहले मैं सारी की सारी आरटीपी उठा रहा हूं जी, सारी की सारी आरटीपी। सबसे पहले मैं सारी की सारी आरटीपी उठा रहा हूं जी। बेटा इसके बाद आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो इसके बाद आएगा। अब प्लीज बातें बंद कर दो, आ जाओ जरा फटाफट से। अपने आरटीपी आते हैं। इस आरटीपी के अंदर ये हो गया जर्नल एंट्री का सवाल, कैश बुक का सवाल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आ गया रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट। सारे के सारे हम लोग देखते हैं जी एक एक करके। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है जी आरटीपी के अंदर फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। आओ जी, आरटीपी में 18 का सवाल है 11th। बहुत अच्छा सवाल है आरटीपी में 18 का 11th सवाल।
प्रॉब्लम 11 आरटीपी में 18 डाल लो बेटा, कॉपी में हेडिंग डाल लो आरटीपी प्रॉब्लम 11 आरटीपी में 18। आओ जी शुरू करते हैं सवाल। सवाल ये कहता है कि आपको बैलेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च, आपको बैलेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च 2017 के बैलेंसेस आपको गिवन हैं, और इसमें प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ये सब आपको गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स, बैड डेट रिकवर्ड, ये सारे बैलेंसेस आपको गिवन हैं। तो बैलेंसेस का आपको पता है कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो ट्रेडिंग या पीएनएल में चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन नॉमिनल अकाउंट होते हैं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होंगे तो ट्रेडिंग में जाएंगे, और रियल और पर्सनल होंगे तो बैलेंस शीट में जाएंगे। और जो एडजस्टमेंट होती है उसके होंगे जी 2 ट्रीटमेंट। पहला पॉइंट एडजस्टमेंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है, कह रहा है परचेज में शामिल है सेल रिटर्न और सेल में शामिल है परचेज रिटर्न। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है जब आप अपने ट्रेडिंग में यहां पे परचेज दिखाओगे ना, इस परचेज के अंदर आपकी एक सेल रिटर्न, कस्टमर ने आपको माल वापस किया था, कस्टमर ने आपको माल वापस किया था, आपने उसको परचेज में डाल दिया। कस्टमर ने आपको माल वापस किया, आपने उसको परचेज में डाल दिया, तो परचेज में से कर दो जी माइनस, और इधर सेल में से भी कर दो माइनस, क्योंकि वो एक्चुअल में है सेल रिटर्न, तो सेल में से माइनस होनी चाहिए। हमने गलती से परचेज में ऐड कर दिया था, तो हमने उसको यहां पे आके माइनस कर दिया। परचेज में शामिल है सेल रिटर्न। सिमिलरली वो ये कह रहा है अगले पॉइंट में कि सेल में शामिल है परचेज रिटर्न। कह रहा है जो आपकी सेल है ना, सेल जो है आपकी सेल, किसी व्यक्ति ने आपको माल वापस किया था, मतलब आपने किसी को माल वापस किया था, आप माल लेके आए होगे, दैट इज परचेज। आपने किसी को माल वापस किया, दैट इज परचेज रिटर्न। जो माल लेके आए वो आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, जो माल आप परचेज करके लेके आए उसकी आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न। तो जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न करने पे आपने उसको सेल मान लिया। सर माल वापस गया है लेकिन सेल थोड़ी है ये, तो सेल में से माइनस करो जो उसमें परचेज रिटर्न शामिल है, और कायदे से परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस होना चाहिए। ये है बेटा कहानी, और कुछ भी नहीं है। कह रहा है परचेज में सेल रिटर्न शामिल है, हमने गलती से सेल रिटर्न जो है परचेज में डाल दिया, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री परचेज में सेल रिटर्न डाल दिया, सेल रिटर्न तो सेल में से माइनस होना चाहिए था, तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो क्या होगी बेटा, आप सेल रिटर्न को डेबिट कर दो टू परचेज। यही तो मैंने किया, सेल रिटर्न हुआ था उसको परचेज मान लिया था, तो परचेज में से माइनस कर दिया, परचेज कम कर दी और सेल को सेल रिटर्न माइनस कर दिया। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी बेटा, एक परचेज रिटर्न हुआ था उसको सेल में डाल दिया, तो सेल को कम करेंगे टू परचेज रिटर्न, सेल को कम कर दिया मैंने और परचेज रिटर्न डाल दिया, और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है। नेक्स्ट आओ जी, गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर XYZ फॉर ओन कंजम्पशन 3500 इंक्लूडेड इन परचेजेस। कहने का मतलब है कि परचेज के अंदर हमारे गुड्स शामिल हैं, परचेज के अंदर हमारे गुड्स शामिल हैं जो हमने ड्राइंग्स के लिए निकाल लिए। तो एंट्री होनी चाहिए क्या, ड्राइंग्स टू परचेजेस। इससे क्या होगा, परचेज में से माइनस करोगे वो सामान जो ड्राइंग्स के लिए निकाला है, और दूसरा पॉइंट कैपिटल में से, बैलेंस शीट में कैपिटल में से जाके ड्राइंग्स आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक। थर्ड पॉइंट, वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 450, वो वेजेस में डाल दिया, बचपन से किया बेटा इसको। तो कह रहा है आपने वेजेस पे किए हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो कायदे से एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी टू कैश। लेकिन आपने जो एंट्री कर दी
आपने जो एंट्री कर दी वो आपने कर दी क्या, वो आपने कर दी बेटा वेजेस टू कैश। कह रहा है वेजेस आपने पे किए एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन की इंस्टॉलेशन पे जो वेजेस देते हो वो मशीन में डेबिट होनी चाहिए। मशीन टू कैश करेक्ट एंट्री है, लेकिन आपने कर दी वेजेस टू कैश, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी बेटा मशीन टू वेजेस, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। मतलब जहां पे भी आपने वेजेस दिखाया है वेजेस में से माइनस करोगे और अपनी मशीन की वैल्यू में इसको ऐड कर लोगे। नेक्स्ट, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 825, 825 का सामान हमने एडवर्टीजमेंट के रूप में बांट दिया, तो इसकी एंट्री क्या करोगे बेटा, इसकी एंट्री याद करो क्या होती थी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। 825 का सामान आपने एडवर्टीजमेंट के रूप में बांटा है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया टू परचेज, तो पीएनएल में आप अपने एडवर्टीजमेंट में ऐड कर लोगे, ये वाला एक्सपेंस हो गया, और ट्रेडिंग में परचेज में से क्या कर दोगे, परचेज में ट्रेडिंग में से माइनस कर दोगे, एडवर्टीजमेंट में ऐड कर लोगे, एक्सपेंस हो गया। आपने लेकिन खर्चा कैश में नहीं किया, आपने कंपनी के गुड्स बांटे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% एंड डिस्काउंट ऑन डेटर 2.5%। कह रहा है आपको प्रोविजन जो बनानी है वो डेटर पे 5% की प्रोविजन बनानी है, और डाउटफुल डेट्स डिस्काउंट ऑन डेटर पे 2.5% की प्रोविजन बनानी है। डेटर हैं कितने बेटा, डेटर हैं 1,20,000 रुपए के डेटर हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, लेकिन गलती से सेल्स में हमारा शामिल था परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न शामिल नहीं था, जो ये दो एंट्री हुई हैं ऊपर। सेल में से एक तो आपने सेल रिटर्न माइनस किया और सेल में से परचेज रिटर्न माइनस किया, तो इन दोनों माइनस करने के बाद जो आपके डेटर बचेंगे उन डेटर से आपको 5% की प्रोविजन बनानी है, उन डेटर से आपको 5% की प्रोविजन बनानी है। तो पहले तो ये देखो डेटर जो आपको गिवन है वो 120 के डेटर गिवन है बेटा, 120 के डेटर गिवन है, जो ऊपर डेटर का बैलेंस गिवन है दैट इज 120, जो ऊपर डेटर का बैलेंस गिवन है बेटा 120 गिवन है डेटर का बैलेंस। ठीक है, 120 के डेटर गिवन है, दैट्स इट। लेकिन अब इन्होंने ये जो बात की है कि जो ये परचेज में सेल रिटर्न शामिल है और सेल में परचेज रिटर्न शामिल है, इसके बारे में ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा कि ये सेल वो वाली है, क्या बोलते हैं, उधार वाली है या नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा, और आईसीएआई ने उसको कैश वाला माना है, आईसीएआई ने इसको कैश वाला माना है, मतलब इसका हमारे डेटर से कोई नाता नहीं है। तो डेटर पे मुझे जो प्रोविजन बनानी है दैट इज 5%, यानी कि कितनी, 6,000, 6,000 में से बेटा ऑलरेडी कितने की बनी हुई है, 6,000 में से ऑलरेडी जो हमारी प्रोविजन बनी हुई है वो 3200 की प्रोविजन ऑलरेडी बनी हुई है, तो नई कितने की बनाओगे, नई प्रोविजन कितने की बनाओगे, नई प्रोविजन, इसका ट्रीटमेंट देखो जी क्या होगा, पीएनएल में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा। बैलेंस शीट में आपके जो डेटर्स हैं वो 1,20 के हैं, ठीक, आपको 1,20 पे 6,000 की प्रोविजन बनानी है, सॉरी 5% की प्रोविजन, दैट इज 6,000, 6,000 में से 3200 की ऑलरेडी बनी हुई है, तो 2,800 की प्रोविजन और बनाओगे, तो वो प्रोविजन जो 2,800 की बनाओगे वो पीएनएल में चली जाएगी और यहाँ डेटर में से माइनस हो जाएगी, और 3200 भी जो एक बार ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो भी माइनस हो जाएंगे, ये हो गया 1,14,000। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट ऑन डेटर के ऊपर भी 2.5% प्रोविजन बनानी है, तो 1,14,000 पे 2.5%, 1,14,000 पे 2.5% कितना होगा जी, 1,14,000 पे 2.5% होगा 2850, 2850, जिसमें से ऑलरेडी प्रोविजन बनी हुई है डिस्काउंट ऑन डेटर की 1375, तो ताजी प्रोविजन, नई प्रोविजन और कितनी बनाओगे जी, नई प्रोविजन जो आप बनाओगे दैट इज 1475, 1475, तो ये 1475 यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ से माइनस भी हो जाएगी, और यहाँ से जो पुरानी प्रोविजन ऑलरेडी बनी हुई है वो भी माइनस हो जाती है, वो तो एक बार तो होती है, ठीक है बेटा। और ये आपका डेटर का बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट में, और यहाँ पे प्रोविजन के नाम से पीएनएल में ये दोनों पॉइंट आपके आ जाएंगे।
ठीक है बेटा, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? शुभ कह रहा है कि सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है बेटा, सेल गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। उसका रीजन बताता हूं कैसे आ जाएगा, अभी चलते हैं। यहां तक आई होप कहानी क्लियर है सबको। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन लगानी है प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे। प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी हमारे पास कितने की है जी? मशीनरी हमारे पास कितने की है जरा देखो, मशीनरी मशीनरी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ गई? ये जी 19,550 की है, जिसमें एक आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा किया तो 20,000। इस पे आपको मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगानी है कितनी? 15%। 15%, 15% बेटा बताओ, 15%, 3,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पीएनएल में जाएगी और एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, बैलेंस शीट में ये अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में आपका जो फर्नीचर है वो 10,250 है। 10,250 है आपका फर्नीचर। ठीक है जी, फर्नीचर है आपका 10,250। फर्नीचर है जी आपका 10,250। फर्नीचर है आपका 10,250, जिस पे आपको डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है? फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी है कितनी? 10%। तो 10% लगा दो, 1025 ये आ गई डेप्रिसिएशन। और ये आप लगा दोगे जी डेप्रिसिएशन, दो इसके ट्रीटमेंट करोगे, एक बार पीएनएल में चला जाएगा और एक बार आपका उसमें फर्नीचर में से माइनस होके बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहां तक की आई होप कहानी आप सबको क्लियर होगी जी। यहां तक की कहानी आप सबको होगी जी क्लियर। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? आओ जी देखते हैं, अब मेन पॉइंट तो इसका अब आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, बातें बिल्कुल बंद कर दो बेटा। वहां देखो पार्टी गिवन होगा, ये बेटा आईसीआई के साथ दिक्कत है, पार्टी का नाम गिवन होगा वहां पे। अब आओ जरा ध्यान से समझना। आओ अभी फिलहाल इस पॉइंट को समझो, वापस से आता हूं उस पॉइंट पे, दोबारा आता हूं, पहले ये समझो क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग हैज बीन कंसीडर्ड 80% of the real value of the stock, and after adjusting the value 80% of the same has been allowed as an overdraft। ध्यान से सुनना जी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस आपको गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस गिवन है, दिस इज 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो आपको बैलेंस गिवन है वो गिवन है जी कितना? बैंक ओवरड्राफ्ट का आपको बैलेंस गिवन है जी 80,000। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से हमने फालतू पैसा विड्रॉ कर लिया, लेकिन बैंक से जो हम फालतू पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक उसके अगेंस्ट, ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट खोलता है बैंक हमारा, उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ हमारी एसेट रखवाता है। और इस एसेट, इसके केस में उसने जो हमारी एसेट रखवाई है वो हमारा स्टॉक रखवाया हुआ है। तो पूरी लाइन ध्यान से पढ़ो कि हमें जो ओवरड्राफ्ट मिला है वो हमारे स्टॉक के अगेंस्ट मिला है। जो ओवरड्राफ्ट मिला है वो स्टॉक के अगेंस्ट मिला है, मतलब स्टॉक को बैंक ने अपनी सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन के रूप में रखवाया होगा। तो पूरी लाइन पढ़ोगे तो वो लाइन ये कह रही है कि बैंक ने, अब आप मुझे बताओ, जैसे आप गोल्ड लोन लेते हो, एग्जांपल देता हूं, मुथूट फाइनेंस पे आप गए गोल्ड लोन लेने, आपने 1,00,000 रुपए का गोल्ड रखवाया, आपने 1,00,000 रुपए का गोल्ड रखवाया, तो बैंक के आपको 1,00,000 रुपए दे देगा क्या? पहली बात, लोन के रूप में। और आप कह रहे हो गोल्ड 1,00,000 रुपए का है, आपका गोल्ड 1,00,000 रुपए का, ये तो आप कह रहे हो, असली वैल्यूएशन तो बैंक वाला करेगा ना। आप तो 10 रुपए की चीज को कह दोगे 1,00,000 की है, इसके अगेंस्ट मुझे 1,00,000 का लोन दे दो, वो तो बैंक उसकी वैल्यूएशन करेगा। तो यहाँ पे जो पूरी लाइन है वो ये है कि आप अपना स्टॉक लेके गए बैंक के पास, आप अपना स्टॉक लेके गए बैंक के पास, और बैंक ने बोला कि आपके स्टॉक की जो भी वैल्यू है
हम उसकी 80% वैल्यू मानेंगे। मतलब अगर आप कह रहे हो कि आपका स्टॉक 2 लाख रुपए का है, तो हमारे हिसाब से आपका स्टॉक 1,60,000 का है, 2 लाख का तो है ही नहीं पहली बात। तो बैंक ने जो हमारे स्टॉक की वैल्यू लगाई, वो लगाई कितनी? 80%। कि हमारा जितना भी स्टॉक है उसकी वैल्यू है जी 80%। हमने कहा हमारा स्टॉक 1 लाख का है, बैंक कहता नहीं मेरे हिसाब से तो ये 80% है, यानी इसकी वैल्यू, पहले तो वैल्यू ही कितनी है? 80,000। आपके स्टॉक की वैल्यू, जितना आप स्टॉक लेके आए हो, आप कह रहे हो स्टॉक 5 लाख का है, तो बैंक क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, हमारे हिसाब से स्टॉक 4 लाख का है। पहला मुद्दा तो ये। फिर कह रहा है जितना स्टॉक की वैल्यू है हमारे हिसाब से उसका 80% हम आपको ओवरड्राफ्ट लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हो, मतलब बैंक से उतना पैसा आप एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? पहले तो बैंक ने क्या बोला कि आपका जो भी स्टॉक की वैल्यू है, आपके जो भी स्टॉक की वैल्यू है उसका 80% हम मानेंगे। मतलब अगर आपके स्टॉक की वैल्यू 10 लाख है तो हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू है 8 लाख। पहला तो मुद्दा हो गया ये। फिर जितनी स्टॉक की वैल्यू है मैक्सिमम हम आपको ओवरड्राफ्ट उसका 80% करने देंगे, इससे ज्यादा हम करने नहीं देंगे। तो बैंक ने मेरे स्टॉक की वैल्यू लगाई 80% और उसका 80%, जो भी वैल्यू आई उसका 80% बैंक ने बोला हम आपको ओवरड्राफ्ट करने देंगे, विच इज इक्वल टू 80,000। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वो 80,000 आपको गिवन है कि 80,000 आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया। इसका मतलब हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? x इंटू में 80% इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाई 80%। x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 लाख, इसको डिवाइड करके फिर ये 80% दोबारा नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 125। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे स्टॉक की वैल्यू जो हम कह रहे थे हमारे हिसाब से 125 है, हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 125, बैंक ने कहा ना 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 ना, उसको 80% मानो, तुम कह रहे हो ना 125 का है, हमारे हिसाब से तो 1 लाख का है, उसका 80% हम आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में निकालने देंगे। यानी आप 80,000 तक बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो अगेंस्ट एंड हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक ऑफ 125। की एक 25 का स्टॉक रखवाओ, हाइपोथिकेशन करवा दो और एक 80,000 आप बैंक से फालतू के विड्रॉ कर सकते हो। नहीं बेटा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये मार्जिन होती है। अब मैंने कल ही, मेरा भी बैंक में ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुला है, मान लो ऐसा सच नहीं है, मान लो कि मेरी बैंक में ऐसा सच नहीं है, मान लो कि बैंक में 1 करोड़ रुपए की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, जिसपे मुझे इंटरेस्ट तो मिलता ही है, एफडी पे मैंने इंटरेस्ट ले रखा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पैसों की ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। तो मैंने बैंक को क्या बोला? मैंने बैंक को बोला बैंक तुम ये 1 करोड़ रुपए की एफडी मेरी ब्लॉक कर लो, मुझे इसको तुड़वाना नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ब्लॉक कर लो। ब्लॉक करके तुम मेरा एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवा लो, मेरा एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल दो। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि मेरे अकाउंट में अगर 0 रुपीज हैं तो मैं इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूं, इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूं, इसमें माइनस में बैलेंस चला जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, बैंक कल को मेरे अकाउंट में है 0, मेरे अकाउंट में है 0 और मैंने पैसे निकाल लिए 10 लाख रुपए और कल को मैं भाग गया, तो बैंक कहां से रिकवर करेगा? बैंक इसीलिए मेरी एफडी को क्या कर लेता है? ब्लॉक कर लेता है। एफडी अपना ब्याज कमाती रहती है, एफडी पे मुझे इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन यहां पे मैं ओवरड्राफ्ट खुलवा के क्या करता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर एकदम से रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई नया ऑफिस खोलना, 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे ये पता है कि मैं अगले बैच से 10 लाख रुपए 2 महीने बाद कमा लूंगा, मैं एफडी तोड़वाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट से 10 लाख रुपए निकालूंगा। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कि आप जितना प्रिंसिपल निकालते हो, प्रिंसिपल पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, दैट्स इट। प्रिंसिपल जब आपकी मर्जी है तब आप वापस कर दो, जब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा, सिर्फ जब तक आपके ऊपर क्या लगता रहेगा, जब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो 10 लाख रुपए मैंने यहां से निकाल लिए, मैं इस पे इंटरेस्ट देता जा रहा हूं, 3 महीने बाद मैंने 10 लाख चुका दिए बैंक के, 3 महीने बाद मैंने बैंक के 10 लाख चुका दिए तो कहानी खत्म। 3 महीने बाद मैंने बैंक के 10 लाख रुपए चुका दिए तो मेरा इंटरेस्ट लगना बंद, एफडी अपनी की जगह है और इंटरेस्ट उस पर मुझे मिलता रहेगा। तो ये कहानी होती है ओवरड्राफ्ट की। बेटा ओवरड्राफ्ट के अपने बेनिफिट्स होते हैं जो हम लोग लेके चलते हैं, उसका रीजन ये है, ओवरड्राफ्ट के बेनिफिट क्या होते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए एफडी तोड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा लोन मिल जाएगा। बेटा जनरेटर लगा हुआ उसी वजह से चल रहा है ये सब, लेकिन जनरेटर लगा है उसी वजह से है ये सब, क्योंकि सेटअप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लाइट।
तो इसलिए हम लोग सेटअप को मेन प्रायोरिटी देते हैं। एक अब क्या, छोड़ो इस चीज को, छोड़ो, अभी ये पॉइंट पढ़ो। हमारा स्टॉक जितने का है, बैंक ने बोला उसकी वैल्यू हम 80% लगाएंगे और उसका आपको 80% लोन देंगे। मतलब उस लोन मतलब आप उतना बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। दोबारा समझ लो बेटा, दोबारा समझ लो। देखो, बैंक ने बोला आप जितने का स्टॉक लेके आओगे, आप जितने का स्टॉक लेके आओगे, पहली बात तो उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 80% है। बैंक ने बोला जितने का स्टॉक लेके आओगे उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 80% हम मानेंगे। मतलब आप 10 लाख का स्टॉक लेके आओगे तो हम उसकी वैल्यू 8 लाख मानेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितनी भी स्टॉक की वैल्यू हम मानेंगे, मैक्सिमम उसका 80% आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। उसका 80% आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, उसका 80% बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। और मैंने बैंक से एक्स्ट्रा कितना विड्रॉ किया हुआ है, ओवरड्राफ्ट 80,000। तो बैंक ने मेरे स्टॉक की वैल्यू पहले तो 80% लगाई, दिस इज वैल्यूएशन। बैंक ने जो वैल्यू की वो 80% लगाई, और उसके बाद बैंक ने 20% मार्जिन बोलते हैं इसको, बैंक ने 20% मार्जिन रख के 80% मुझे लोन दे दिया। आप कहीं पे भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लेने जाते हो और मान लो 10 लाख की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, XYZ कोई भी एसेट की वैल्यू 10 लाख है, तो क्या बैंक आपको पूरे के पूरे 10 लाख का लोन दे देगा? क्या नहीं देगा। बैंक आपको बोलेगा कि हम आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी रखवाओ तो 7 लाख का लोन देंगे, क्योंकि कल को 7 लाख के लोन पे ब्याज भी इकट्ठा होता रहेगा और आपने नहीं दिया तो हम आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर करेंगे। तो उस केस में बैंक की मार्जिन कितनी हो गई? उस केस में बैंक की मार्जिन हो गई 30%। बैंक अपने आप को बचा के चलता है कि कल को इन्होंने पैसे नहीं दिए तो उस पे ब्याज भी तो लगता चला जाएगा, और कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी कुछ प्लस माइनस हो गया तो बैंक अपना वैल्यू को देख करके चलता है। बैंक कभी भी आपको पूरे पैसे नहीं देगा जितने की प्रॉपर्टी आप रखवाओगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक्स स्टॉक था, बैंक ने पहले तो उसकी वैल्यू ही कितनी मानी, 80%। मैं कह रहा हूं 10 लाख का स्टॉक है, बैंक कह रहा है नहीं जी हमारे हिसाब से तो 8 लाख का है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बैंक कह रहा है जितने का भी स्टॉक है उसका 80% हम आपको लोन दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट आप बैंक से इतना निकाल सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और 80,000 रुपए उसके हिसाब से हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। और इससे जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी 125। इसका मतलब जो मेरा स्टॉक था उसकी वैल्यू मात्र कितनी थी? उसकी वैल्यू थी 1,25,000, जिसके अगेंस्ट मुझे लोन मिला, ओवरड्राफ्ट मिला सिर्फ 80,000 रुपए का। चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी अपनी कहानियों पे। अब आते हैं जी अगली आरटीपी के सवाल पे। आरटीपी आएगी हमारी नवंबर 18 की आरटीपी। नवंबर 18 की आरटीपी में भी जो ये सवाल होगा ये होगा जी 11 नंबर। आए जी, चले जी, कहानी क्लियर हो गई। बेटा देखो, मैं इतनी सी बात जानता हूं, गिने चुने 2-4 सवाल होते हैं जो थोड़े टेक्निकल होते हैं, उसको 2-4 बार करके चले जाओगे पेपर एकदम हो जाएगा। क्या लुल? ऑब्वियसली ना बेटा, सीए फाउंडेशन है। अगर सारी चीजें 12th जितनी आसान होगी तो इसको सीए फाउंडेशन क्यों कहेंगे? बेटा ट्रीटमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इस क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? इसका क्या ट्रीटमेंट होता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना था बस। क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा? आओ जी, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11। मैं बस बेटा इतना ही कहूंगा
आग का दरिया है सीए। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन क्या है जी? फाउंडेशन एक आग का दरिया है। डूब के नहीं जाना, प्रैक्टिस करके जाना है। जो प्रैक्टिस करके चला गया उसके लिए सवाल एकदम खत्म है, खत्म सवाल। आओ जी, आपको ये सवाल देख के एक सवाल की याद आ रही होगी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 आपने ऐसा देखा था जिसके अंदर ये सारी एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। आओ जी, एक बार मैं ये सारी एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जी। सारी एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। प्रॉब्लम नंबर है जी 11, आरटीपी है जी आपकी नवंबर 18। आओ जी देखें जरा, प्रॉब्लम नंबर 11, आरटीपी नवंबर 18। वाओ व्हाट आर राइमिंग। कह रहा है इंक्लूडेड अमंग डेटर 3000 ड्यू फ्रॉम राम और क्रेडिटर 1000 ड्यू टू हिम। कहने का मतलब क्या है जी? कहने का मतलब है कि राम एक डेटर है हमारा जिससे पैसे लेने हैं 3000, और एक राम वही क्रेडिटर है जिसको 1000 रुपए देने भी हैं। राम एक डेटर है जिससे 3000 लेने हैं और क्रेडिटर है उसको देने भी हैं 1000। तो इसको बेटा क्या करोगे? हाँ बेटा कंबाइन बना सकते हैं। तो क्रेडिटर में से भी 1000 रुपए खत्म करो, डेटर से भी 1000 रुपए खत्म करो, तो डेटर रह गया 2000। एक व्यक्ति से 3000 रुपए लेने हैं और उसी व्यक्ति को 1000 रुपए देने भी हैं। तो बस कहानी क्लियर कर दो। इसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा? एंट्री क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर खत्म 1000 रुपए का और डेटर खत्म 1000 रुपए का। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% और डिस्काउंट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस है हमारा 24,000 रुपया। डेटर का बैलेंस है 24। डेटर का बैलेंस कितना है जी? 24,000 रुपया। नहीं बेटा मांगेगा तो करेंगे। डेटर है 24,000 के, जिसमें से 1000 रुपए के तो अभी अभी खत्म हो गए, तो डेटर बचा दी 23,000 रुपए का, जिसपे आपको कितनी प्रोविजन बनानी है? डाउटफुल डेट्स की 5% की प्रोविजन बनानी है। 23,000 पे 5%, 23,000 पे 10% होता 2300, 5% हो गया जी 1150। और ऑलरेडी प्रोविजन कुछ बनी है क्या? ऑलरेडी प्रोविजन कुछ बनी है क्या बेटा? ऑलरेडी कोई प्रोविजन नहीं बनी हुई है। तो आपको क्या करना है? इसमें से 1150 की प्रोविजन बनाने के बाद, 1150 की प्रोविजन बनाने के बाद यह आ गया 21,850, 21,850। और इस पे फिर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। इसका 2% निकालो जी, कितना आएगा? इनटू में 0.02, दैट इज 437। वो और बना दो, इक्कीस 413। ये आ जाएगा जी बैलेंस शीट में, ये जाएगा जी पीएनएल में, और ये जाएगा जी पीएनएल में, क्योंकि पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, सब कुछ जीरो है। तीसरी एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन है जी, डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे 10% है जी, जो आपको राइट ऑफ करनी है। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ये रहा जी 5000 का फर्नीचर है जिसपे 10% डेप्रीसिएशन लगानी है। लगा दो 500 रुपए की डेप्रीसिएशन। बताओ, छोटे छोटी चीजों के लिए बातें। कह रहा है पर्सनल परचेज ऑफ हरी अमाउंटिंग टू 600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। कह रहे हैं हमने पर्सनल परचेज करी है, पर्सनल परचेज। तो कायदे से एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कायदे से एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि पर्सनल है। हमने एंट्री क्या कर दी बेटा? परचेज टू कैश, या परचेज बुक से कह रहे हैं, तो इसका मतलब कैश नहीं होगा, टू पार्टी होगा, उधार पे लिया होगा।
ड्रॉइंग्स टू पार्टी हमने कर दी परचेज टू पार्टी, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, जिससे पैसे उसको देने तो है ही। रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी होनी चाहिए ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, हमने परचेजेस में डाल दिया, हमने परचेजेस में डाल दिया, हमने परचेजेस में, तो परचेज में से माइनस कर दो और कैपिटल में से भी ड्रॉइंग्स जाके माइनस कर दो। ड्रॉइंग्स में ऐड तो हो जाएगा लेकिन वो कैपिटल में से जाके माइनस हो जाएगा। कंसल और इनायत दोनों बेटा डिलीट हो जाओगे आज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पूरे साल का आपको देना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक का लोन है जी 20,000 रुपए का और इस पे 14% 14% आपको बेटा इंटरेस्ट देना है। 20,000 रुपए का लोन है जिसपे 14%, 2,800 रुपए का बेटा आपको इंटरेस्ट पूरे साल का देना है, जिसमें से अगर आप देखोगे, जिसमें से अगर आप देखोगे, जिसमें से अगर आप देखोगे तो आपका बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस के रूप में आपने 1100 दिखा रखा है। एक्सपेंस तो पूरे साल का एक्सपेंस है 2,800, जिसमें से 1100 आपने दिखा रखा है। तो बेटा इसका मतलब आउटस्टैंडिंग 1100 तो हमारा पे हो गया, इसका मतलब 1700 क्या है आउटस्टैंडिंग। इसके दो ट्रीटमेंट क्या करोगे, बैंक इंटरेस्ट में जाके ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो अगले साल का है। क्या कह रहा है जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो ये एक्सपेंस है 14,400, इसमें से क्वार्टर यानी 1/4 प्रीपेड है, अगले साल से रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है। तो क्या करोगे, 14,400 14,400 14,400 डिवाइड बाय 4 इज 3,600, 3,600 कह रहा है प्रीपेड है, तो 14,400 जहां पे भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिखाओगे वहां से 3,600 कर दोगे आप माइनस, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा दोगे प्रीपेड 3,600, प्रीपेड एक्सपेंस 3,600। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज किया हमने 400 का, जो अभी तक हमने दिखाया ही नहीं है, तो दिखा दो। इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट परचेज किया जो नहीं दिखाया, परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज टू क्रेडिटर यानी परचेज में ऐड कर दो, क्रेडिटर में भी ऐड कर दो। और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक के दो ट्रीटमेंट करोगे, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। चले जी, ये हो गया जी आपका आरटीपी नवंबर 18 का सवाल। जिन्होंने भी किया है उनको बहुत मजा आ रहा होगा और अच्छे सवाल उनके सामने आ रहे होंगे, जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है पहले। नहीं की है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ सारी एडजस्टमेंट समझ लो। इस लेवल के सवाल एग्जाम में आए तो कर पाओ, इसीलिए हम आरटीपी डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। चलें जी, आगे चलें।
चलो जी अगली आरटीपी पे आते हैं जी। अगली आरटीपी पे आते हैं। अगली आरटीपी है हमारी May 19। आओ जी। May 19 सवाल नंबर 11। सवाल नंबर है जी 12। कुछ है नहीं बेटा इसमें, बहुत आसान सवाल है। कुछ है नहीं इसके अंदर। इसके अंदर मुझे कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं दिख रही जो आप ना कर पाओ। इसमें मुझे एक भी एडजस्टमेंट, मैं आप लोगों की बेटा वेट कर रहा हूं, मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया ये सवाल। इसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट अगर आपने जेन्युइनली की है और आपको नहीं समझ में आई तो बताएं जी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने जेन्युइनली किया है। कोई बात नहीं बेटा, आपको समझ में आ गया तो ठीक कर लेना। बाकी मुझे जिन्होंने जेन्युइनली किया है, कुलदीप का क्या डाउट है बेटा? कुलदीप दोबारा भेज दो एक बारी। और बेटा मेरे को तो इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा जो आप ना कर पाओ। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में बेटा कुछ भी नहीं है। रेंट वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है? रेंट कह रहा है कि आपने 17 महीनों का दिया हुआ है। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। रेंट आपने 17 महीने का दिया है तो 5 महीने का इसका मतलब प्रीपेड है। तो 17,000 अगर 17 महीने का है, डिवाइड बाय 17, तो हर महीने का हुआ 1,000 रुपए। तो 17 में से 5,000 प्रीपेड है, 17 में से 5,000 माइनस कर दोगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा दोगे। इन्वेस्टमेंट पे 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया 1/8 के बाद। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने छोड़ दो। अगस्त में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 8 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 2.5 लाख पे 8 महीने का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 8 महीने का मिलेगा 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से ये रहा जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। निकाल लो 2.5 लाख पे 12%, 8 महीने का आपको मिलेगा। ठीक। उसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। फिक्स एसेट साल के शुरू में इतनी थी और आपने और परचेज किए 1/10 को, यानी इन पे जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो 6 महीने की लगाओगे, इस पे पूरे साल की लगाओगे। इतनी सी बात है। हमें तुमसे प्यार है और कुछ भी नहीं है। और अगर हम बात करें, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया। बैंक से 20,000 निकाले हैं लेकिन वो ड्राइंग्स में डाल दिए, डेबिटेड टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू बैंक किया, लेकिन इसमें से सिर्फ 12,000 हैं जो बिजनेस में यूज किए हैं हमने। मतलब बैंक से 20,000 निकाले हैं, उसको हमने ड्राइंग्स मान लिया, लेकिन 12,000 तो ड्राइंग्स तो 8,000 होनी चाहिए। ड्राइंग्स 8,000 होनी चाहिए, बाकी 12,000 रुपए बिजनेस में जाने चाहिए, लेकिन हमने सारे के सारे ड्राइंग में डाल दिए। तो आप क्या करोगे? ड्राइंग्स को कम करोगे 12,000 से और एक्सपेंसेस को बढ़ा दोगे 12,000 से। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंस में आप 12,000 बढ़ा दोगे। एक्सपेंसेस ये रे जी, 12,000 बढ़ा दिए एक्सपेंसेस में, और ड्राइंग्स को हमने कम कर दिया 12,000 से। 17,000 माइनस टोटल 70,000 है, उसमें से 12,000 की ड्राइंग कम कर दी, दैट इज 58,000। समझ लो फटाफट से। उसके बाद
जो गुड्स परचेज किए 16,000 के, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, बट गुड्स स्टॉक में शामिल है लेकिन हमने उसको रिकॉर्डिंग नहीं की, स्टॉक में शामिल है तो एंट्री पास नहीं की। इसका मतलब परचेज टू क्रेडिटर, परचेज भी बढ़ा दो, क्रेडिटर भी बढ़ा दो, लेकिन वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है। उसके बाद परचेज रिटर्न हुई है 1,000 रुपए की, जो सेल रिटर्न मान लिया, लेकिन पार्टी के अकाउंट में ठीक तरीके से डाला है, पार्टी में सही अकाउंट से, जो जैसे फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न हुआ तो एंट्री होनी चाहिए थी पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कह रहा है पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, आपने परचेज रिटर्न की जगह उसे सेल रिटर्न मान लिया, तो सेल रिटर्न जब आपने मान लिया तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न दिखाना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी जी। इसका ट्रीटमेंट में फर्क क्या पड़ेगा, आपकी परचेज रिटर्न जब आप माइनस करते हो तो वहां पे 1,000 एक्स्ट्रा माइनस करोगे, सेल रिटर्न जो आपकी 99 की गिवन है उसमें से सेल रिटर्न माना हुआ है तो सेल रिटर्न को कम करोगे 1,000 रुपए से और परचेज रिटर्न मानोगे 1,000 रुपए से। नेक्स्ट, एक्सपेंस में 6,000 ऐसे शामिल हैं जो अगले साल से रिलेटेड है, यानी प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस को कम करोगे 6,000 रुपए से क्योंकि प्रीपेड है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाओगे 6,000 रुपए। चलें जी आगे चलें। हाँ बेटा कुछ भी आ सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट रेक्टिफिकेशन का सवाल है, रेक्टिफिकेशन का सवाल है थर्ड पॉइंट, ये देख लो मेरे साथ। थर्ड पॉइंट जो है वो रेक्टिफिकेशन का सवाल है। आपकी हुई है परचेज रिटर्न, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पार्टी टू परचेज रिटर्न, एंट्री होनी चाहिए थी पार्टी टू परचेज रिटर्न, लेकिन आपने पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको सेल रिटर्न मान लिया, सेल रिटर्न को आपने डेबिट कर दिया, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी जी, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट करोगे 1,000 रुपए से, परचेज रिटर्न को एक बार क्रेडिट करना था वो तो करोगे ही करोगे 1,000 रुपए से, तो दो चीजें क्रेडिट में आ गई, तो डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस 2,000, क्योंकि पार्टी में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है पार्टी बिल्कुल ओके है, हमने पार्टी टू परचेज रिटर्न, ये है करेक्ट एंट्री, ये हमारी करेक्ट एंट्री, गलती से हमने पार्टी को तो ठीक किया लेकिन सेल रिटर्न को गलती से डेबिट कर दिया। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक। अब मेरे को लगता है हमें आगे चलना चाहिए, बिकॉज इसमें एज सच कुछ है नहीं खास बातें, इसमें कुछ खास अभी है नहीं, हमें आगे चलना चाहिए। आओ जी, आरटीपी आ चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारी आरटीपी आ चुकी है नवंबर 19 की। बेटा ये सवाल बिल्कुल सेम है, ये सवाल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सवाल है, रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड, अभी अभी किया बिल्कुल सेम सवाल है और रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है। जो संडे आ रहा है उसमें अभी मैथ्स का टेस्ट होगा, अकाउंट्स का टेस्ट बेटा होगा उससे नेक्स्ट संडे, बिल्कुल रिपीटेड सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा नवंबर 19 के बाद आरटीपी मई 20, अभी नवंबर 20 की आएगी आप लोगों के लिए। ये अगर आपको सवाल याद हो, ये सवाल अगर आपको याद हो, तो एक सवाल मैंने कहा था बहुत बड़ा है, एग्जाम में आ नहीं सकता, ये वैसा ही सवाल है। इसमें अगर आप देखोगे बिल्कुल सेम सवाल है, 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी 11 महीने का दिया और शायद वहां 55,000 गिवन था, ये वही सवाल है जो हमारी बुक में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट में, ये हम लोग बेटा वही कर चुके हैं, बिल्कुल सेम हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद करो, सेम है, रिपीटेड है, ये भी ये रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड। 42 में से 30,000 उसके पर्सनल हैं फलान डिकान,
ये बिल्कुल रिपीटेड सवाल है, बिल्कुल रिपीटेड, रिपीटेड है जी। आरटीपी के बाद बेटा आते हैं प्रैक्टिस पास्ट अटेम्प्ट पे आते हैं, पास्ट अटेम्प्ट, लेकिन मैं उल्टा शुरू करूंगा, उल्टा शुरू करूंगा बेटा। नवंबर 19 पे आता हूं सबसे पहले, पास्ट अटेम्प्ट नवंबर 19 आते हैं जी। पास्ट अटेम्प्ट में देखो, पास्ट अटेम्प्ट के सवालों में हमारा बेटा जो सवाल है पास्ट अटेम्प्ट का, वो है जी आपका, पहले तीन तो नहीं है, पांचवा सवाल बेटा, पांचवा सवाल, लेकिन ये तो ट्रायल बैलेंस का है बेसिकली। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आ गया बेटा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये अभी हमने किया नहीं है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये अभी हमने किया नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल आया बेटा। पास अटेम्प्ट में सवाल नंबर 5 का सी पार्ट, आपको बैलेंस शीट गिवन है 1 जनवरी की, मित्तल की आपको बैलेंस शीट गिवन है 1 जनवरी की, 1 जनवरी की आपको मित्तल की बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटीज और एसेट्स, मित्तल की आपको बैलेंस शीट गिवन है 1 जनवरी की, बैलेंस शीट मित्तल की आपको गिवन है। नीचे कह रहे हैं उसका पीएनएल में 15,10,000 का नेट प्रॉफिट आया है, लेकिन उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दी, प्रोविजन दे दिया, बट वाइल प्रिपेयरिंग पीएनएल, पीएनएल हम भूल गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे एक, वो हम भूल गए, और प्रीपेड इंश्योरेंस था 25,000, वो हम भूल गए हैं, और उसकी करंट एसेट्स ये आ चुकी है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज पीएनएल। बेटा ये सेम सवाल मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि ऐसा सेम सवाल हम लोगों ने किया है। लिखो जी, नवंबर 19, नवंबर 19 प्रॉब्लम 5 का सी पार्ट। पहले तो आपको पीएनएल ठीक करना है। पीएनएल में जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपको 15,10,000 दे रखा है, लेकिन 15,10,000 में, हाँ बेटा एडजस्टमेंट 88 क्वेश्चन, बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ ना, सेम ऐसा देखा हुआ लग रहा है। कह रहा है इसमें आपने गलती से एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो आप दिखाना भूल गए, तो एक्सपेंसेस जब हम लोग दिखाएंगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट हम जो भूल गए हैं वो कम होना चाहिए। लो जी, एक्सपेंसेस को मैंने यहां दिखा दिया, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जिसकी जो मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने नहीं दिखाए हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाते हैं जो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं, तो जब नहीं दिखाए हैं तो दिखा दोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। और जो प्रीपेड हैं उनसे आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं, जिससे आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उसको बढ़ा दो 25,000 रुपए से, तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सेम पॉइंट है, ये आ गया करेक्ट नेट प्रॉफिट। और उसके बाद आपको बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल में सब कुछ करके आपको कर देना। 88 सवाल है जी, 88 सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है, और नंबर देख लो कितने का है, 10 नंबर का सवाल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग बुक के इलस्ट्रेशंस और पीछे के क्वेश्चंस आरटीपी करके जाएंगे, पास अटेम्प्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम आपको मिलेगा, डिट्टो सेम। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, लेकिन जो समझ जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं समझेगा अपना नुकसान। ठीक है जी, ये आपका हुआ नवंबर 19 का पेपर। अब हम करेंगे मई 19 का पेपर। मई 19 के पेपर पे आते हैं बेटा, मई 19 के पेपर पे पास्ट अटेम्प्ट पेपर करेंगे मई 19 का। पीएक्यू, पीएक्यू मई 19 का पास्ट अटेम्प्ट करेंगे जी। आओ जी देखते हैं इसमें मई 19 के पेपर में आओ जी, आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ। सवाल देखो, मई 19 में आपका फाइनल अकाउंट्स का जो सवाल है वो भी 5th ही होगा। वैसे पेपर का जो पैटर्न आता है ऑलमोस्ट सेम आता है, पेपर का पैटर्न देख लो जी।
फोर्थ का सवाल, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ का बी पार्ट, प्रॉब्लम नंबर 4 का बी पार्ट। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स, आपको दे रखे हैं क्रेडिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस, जिसको ये भी नहीं आता उसके लिए दे रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ आपको बेटा दे रखा है, सब कुछ। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, ओवरड्राफ्ट। इस नंबर देख लो कितने नंबर का है, सवाल के नंबर देख लो, बस मुझे इतना बता दो सवाल कैसा है, देखने में सवाल कैसा लग रहा है। सर ऐसे सवालों के बाप दादा हमने क्लास में कर लिए, अब इतने बड़े बड़े सवाल, सारी इलस्ट्रेशन सर हमने क्लास में कर लिए, मुझे अब सारे बच्चे बताएंगे बेटा सवाल कैसा लग रहा है। ये मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ये सवाल देखने में कैसा लग रहा है? देखने में कैसा लग रहा है ये सवाल? सिर्फ पूरी फाइनल अकाउंट्स में, पूरी फाइनल अकाउंट्स में, पूरी फाइनल अकाउंट्स में कितने क्वेश्चन ऐसे थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे, कितने सवाल ऐसे थे जिनमें ट्रिकी पॉइंट थे? अगर आप मेरे हिसाब से समझोगे तो पूरी फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूडिंग आगे के क्वेश्चन, पीछे के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास अटेम्प्ट, मुश्किल से मुझे 2 सवाल ऐसे दिखे। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट, वो 80 का 80% वाला, और उसके अलावा एक क्वेश्चन बस लेंदी था। कितने फाइनल अकाउंट्स में आपको ऐसे सवाल दिख गए जो ट्रिकी थे? आपने अगर गिनना कभी, मैं ये आपकी साइकोलॉजिकली इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट बैठे। सीए में आपने फाइनल अकाउंट्स के कितने सवाल किए? सर हमने कम से कम एक एवरेज लेके चलते हैं, 10 सवाल किए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 10 में से कितने सवाल ऐसे थे जो आपको लगे नहीं यार ये सीए लेवल का है? सिर्फ 2 जो थोड़े से हाँ अलग थे, सिर्फ 2, 20%। एंड रियलिटी यही है, रियलिटी यही है, पूरे सीए में, पूरे सीए में 80% कोर्स ऐसा है जो कि एक एवरेज बच्चे को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। 20% कोर्स ऐसा है जिसका डिफिकल्टी लेवल, ऑब्वियसली सीए कर रहे हो इतना तो बनता है कि थोड़ा सा हाई है, उसको भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने सीए किया, उसके बाद जाके मुझे एहसास हुआ जो व्यक्ति ये बोलते हैं सीए मुश्किल है, भगवान कसम, भगवान कसम मन करता उनके चांटा मारू रख रख के। क्यों मारू चांटा उनके रख रख के? सालो तुमने मेरे को डरा दिया, खाम का तुमने मेरे को डरा दिया, मैं पागलों की तरह, कुत्तों की तरह इतना इतना पढ़ता रह गया। मैंने दबा के पढ़ा अपने जीवन में, क्यों पढ़ा? इतनी जरूरत ही नहीं थी। तुमने मेरे को ऐसे डरा धमका दिया मेरी जिंदगी की, मेरी जवानी के 5 साल तुमने छीन लिए मुझसे। पॉइंट समझ रहे हो बात को? पॉइंट को समझो। मैं बस कहना इतना चाहता हूं, दुनिया की बातों में मत आओ, अपनी अकल लड़ाओ। सिर्फ 10 में से 2 सवाल ऐसे थे जो आपको थोड़े से हल्के फुल्के ट्रिकी लगे होंगे, बाकी है क्या इन जंडू सवालों में? भगवान कसम जंडू बाम सवाल हैं, बिल्कुल जंडू बाम, फ्री के नंबर है। ऐसे ही तुम्हारे को इंटर में दिखा दूंगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं, इंटर में गारंटी के साथ कह सकता हूं। हर चैप्टर को करने के बाद जब तुम्हें पास अटेम्प्ट का पेपर दिखाऊंगा, तुम कहोगे सर ये पेपर आता है। ये लाइन तुम्हारे मुंह से ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं, मतलब चेतन नहीं। ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, पेपर देख के ना तुम ये कह दोगे इंटर लेवल में भी कि सर ऐसा पेपर आता है क्या? लोगों ने खाम का बोल रखा है मुश्किल है। बेटा पेपर बहुत आसान आता है, सीए के पेपर में कुछ नहीं आता, बहुत आसान होता है। सिर्फ पॉइंट ये है पेपर लेंदी आता है, कोर्स ज्यादा है, कोर्स ज्यादा है, रादर पेपर भी लेंदी नहीं आता, कोर्स ज्यादा है। और ज्यादा कोर्स को अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए आपको समय समय पे रिवीजन करनी है, और टाइम डिमांडिंग कोर्स है, आपको समय देना होगा। बीकॉम की तरह नहीं है लास्ट के 1 महीना पढ़ा चलो जी हो गया, वो नहीं होगा। टाइम डिमांडिंग कोर्स है। अगर आपने अगर आपने पढ़ लिया, टाइम दे दिया सीए को, भगवान कसम सीए बहुत आसान है, कसम से। मैं ये आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जेन्युइनली भी बोल रहा हूं, सीए बहुत आसान है, लेकिन कोर्स लेंदी है, कोर्स ज्यादा है, जिसको रिटेन करने के लिए आपको समय समय पे 4-5 बार रिवीजन करनी पड़ेगी। 250 ग्राम के दिमाग में इतना सब कुछ फिट करने के लिए आपको टाइम देना होगा और रिवीजन ज्यादा करनी होगी। पेपर बहुत आसान आता है, बिल्कुल चुस्सू, बिल्कुल चुस्सू पेपर आता है, खत्म।
चलो जी, आओ जी आगे चलते हैं। अब आते हैं जी पास्ट अटेम्प्ट में हो गया मई 19 हो गया और नवंबर 19 हो गया। अब चलते हैं जी नवंबर 18 पे, देखते हैं जरा क्या गुल खिलाए हैं फाइनल अकाउंट्स ने, क्या गुल खिलाए हैं यहाँ पे। सवाल नंबर कहां गया भैया जी? फाइनल अकाउंट्स का सवाल ढूंढेंगे, कहां गया कहां गया कहां गया? हिम्मत है तो सामने आ। हिम्मत है तो सामने आ, देखते हैं तुझे फाड़ के, तेरे को मतलब पेपर को फाड़ के, बस गंदी लैंग्वेज नहीं, पेपर को फाड़ के रुमाल कर देंगे हम। आओ सामने आओ बेटा पुत्र, क्वेश्चन हमारे सामने आओ। तुम हो कहां, तुम्हारी औकात क्या होगी, तुम हमें डराओगे? कहां हो पुत्र, कहां हो, जल्दी बाहर आओ बेटा, क्वेश्चन ढूंढो बस। अब मेरे को तो मन हो रहा है क्वेश्चन कहां गया, डर के मारे छुप गया लग रहा है। बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर दो चार बूंदे पानी की गिरा देना। ये क्वेश्चन अपने आप तो चुल्लू पर डूबेगा नहीं, लेकिन हम इसको डुबा देंगे। हे राम हे प्रभु, ऐसे सवाल लोग सीए में आते हैं और लोग कहते हैं सीए मुश्किल है। जहां मिले ना व्यक्ति कि कोई सीए मुश्किल है, उसको अपनी वॉल्यूम 2 दिखा देना, देख पुत्र देख, ये सवाल देख के तू कहता था सीए मुश्किल है, बीप बीप बीप, तूने हमारे को डरा रखा है। देखो जी ट्रेडिंग पीएनएल गिवन है, सीओजीएस, जीपी, सेल्स, टोटल। ओहो जीपी नहीं दे रखा, ओ माय गॉड कैसे निकालेंगे, शिट। सेलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस है 1% ऑफ सेल। ओहो 1% ऑफ सेल, पता नहीं सर 1% कैसे निकालते हैं, ये तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। बेटा मेरे से ना हो पाएगा, तुम ये होमवर्क में कर लेना, मेरे को तो डर लग रही है। हमें तो लग रही है भैया जी डर, हम ना कर पाएंगे, तुम कर लेना। हम अगले सवाल पे आते हैं, पास्ट अटेम्प्ट पेपर। अब आते हैं जी मई 18 पे, जब से नया सिलेबस आया है लोगों ने कहा है सीए मुश्किल है, दो पैसे की सीए नहीं है, सीए मुश्किल है मुश्किल है। आओ जी देखें आखिरी पेपर हमारा, ओहो इतना बड़ा सवाल, एना बड़ा सवाल, ओ माय गुडनेस, कितना मुश्किल सवाल पेपर में है आया, दिल करे फाड़ता रहूं, कितना मुश्किल सवाल पेपर में है आया। कितनी बार अब देखो पेपर में अगर इतना मुश्किल सवाल आ भी गया, जेन्युइनली बोल रहा हूं, पेपर में अगर इतना बड़ा सवाल आ भी गया तो आपको देख के डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। और सर ये सवाल हम लोग क्लास में कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट का रिजर्व, और ये सवाल। भैया ये भी आप होमवर्क में करेंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं किसी चीज को देख के घबराना नहीं चाहिए। अगर 10 में से 2 सवाल, अगर 10 में से 2 सवाल किसी चैप्टर में भयंकर आ भी गए, अगर 10 में से 2 सवाल किसी चैप्टर में भयंकर आ भी गए तो क्या आफत आ गई, क्या आफत आ गई जी? अगर 10 में से 2 सवाल किसी चैप्टर में भयंकर आ भी गए तो क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत आ गई क्या? 10 में से सर 2 सवाल भयंकर आ भी गए तो कर लेंगे ना, क्या आफत आ गई? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या दिक्कत है? 10 में से 2 सवाल आ भी गए, बेटा ये पानी रखना अपने साथ, ये पानी आप हमेशा अपने साथ रखना। जो क्वेश्चन लगे ना, जो क्वेश्चन लगे कि बिल्कुल हल्का सवाल है, उस पे ओम भू भव स्वाहा स्वाहा कर देना उसको, ऐसे ही आता है बेटा पेपर। सीए आसान है, पेपर आसान आएगा, कोर्स ज्यादा है मान लिया,
लेकिन मैं 5 बार पेपर में पढ़ के जाऊंगा, सीए एक बार में कर रहूंगा या कर रहूंगी, और अपने यहां पे मैं लिखवा लूंगा बाजीगर या फिर बाजी गर्ल। दैट इज अप टू यू। ठीक है जी, मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके टाटा बाय बाय, इसको याद रखना। अच्छा एक चीज और है, चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मिलते हैं जी अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हम लोग अगली कक्षा में शुरू नहीं करेंगे, अगली कक्षा में शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज उस पे सिर्फ मुझे एक क्लास लगानी है। नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टनरशिप शुरू करूंगा, और पार्टनरशिप खत्म होने के बाद मैं आऊंगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे। जब तक आप उसके सवाल ट्राई करके रख लो, ट्राई करके रख लो, कुछ है नहीं, सेम चैप्टर है, बिल्कुल सेम चैप्टर है, कुछ नहीं है उसमें, ट्राई करके रख लेना, मैं आपके डाउट ले लूंगा। और एक बार रिवीजन के तौर पे चैप्टर बिल्कुल सेम है, मैंने आपको क्या बोला था, उसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में फर्क पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स तीनों का होगा, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स तीनों का होगा। दैट्स इट। मैथ्स की क्लास होगी होगी और होगी, और मैथ्स की क्लास होगी आपकी 12:30। 20 मिनट का ब्रेक है, थोड़ा सा नाच लो कि पेपर तो आसान आने वाला है, मजे कर लो। ओके टाटा बाय बाय।